बीए बीएससी सेमेस्टर 5 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेरे प्रिय छात्रों, मैंने आपका ऑपरेशंस रिसर्च का एक गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट लिया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की कि इसके सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो ही, जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इस तरह से हम आपको एक वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन दें। तो उस प्रयास में ये हमारी पहली कड़ी है। मेरा पहला प्रश्न था कि LPP with 5 decision variables has 5 constants, out of which 2 are greater than type, 2 are equal to type, and the remaining are less than equal to type. Choose the best answer. अब इस क्वेश्चन में है क्या कि आपके पास डिसीजन वेरिएबल 5 है। अब डिसीजन वेरिएबल 5 है, लेकिन यह क्वेश्चन कई चीजों पे साइलेंट है। जैसे इन्होंने कहा कि 2 वेरिएबल आपके 2 कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि उन कांस्टेंट्स के जो लेवल है, जो राइट हैंड साइड है, वो पॉजिटिव है। तो अगर हो सकता है कि इन दोनों के राइट हैंड साइड निगेटिव हो तो ये इनइक्वालिटी लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस केस में हम ज्यादा से ज्यादा स्लैग वेरिएबल हमको जरूरत पड़ेगी इक्वलिटी में बदलने के लिए फॉर द सॉल्यूशन। और उस केस में हमारे पास वेरिएबल, अगर हमारे पहले जो इन्होंने ग्रेटर देन टाइप के 2 इक्वेशन बोले हैं, अगर इन दोनों का -2 हो राइट हैंड साइड, इसका -4 हो, तो अब यह एक स्लैग लेगा, यह भी एक स्लैग लेगा। ठीक है। और जो आपके पास ऑलरेडी 2 हैं, हो सकता है कि वो दोनों, जो लेस देन टाइप का एक है, आई थिंक 2 आर इक्वल टू टाइप, ओके, लेस देन टाइप का जो एक है वो हो सकता है कि प्लस हो। उस केस में 3 स्लैग लगेंगे आपके पास। हाँ, अभी तक कोई आर्टिफिशियल नहीं लगा है। आर्टिफिशियल कहाँ लगेगा? जहां पर इक्वल टू टाइप का है। वो भी निर्भर करता है कि इक्वल टू टाइप का जो इक्वेशन है वह, उसमें क्या कोई वेरिएबल ऐसा है जो कि केवल उसी इक्वेशन में आया है, बाकी में नहीं आया है। अगर वो केवल उसी इक्वेशन में आया होगा तो वो खुद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम 1 दे देगा, तो वहां पे आपको आर्टिफिशियल डालने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको बताना था कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको सामने रखा जा रहा है। पहला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन फेज 1 ऑफ द सिंपलेक्स विल बी 12। मीन्स अधिक से अधिक फेज 1 में, अगर हम जाते हैं फेज 1 में जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे 2 कांस्टेंट इक्वल टू टाइप के हैं, तो उनके लिए आर्टिफिशियल की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम फेज 1 में जाते हैं तो अधिक से अधिक कितने वेरिएबल हमारे पास उस समय रहेंगे। अब अगर हम मान लें कि हमारे ग्रेटर देन टाइप के जो 2 हैं वो दोनों निगेटिव है राइट साइड में, तो उनके लिए 2 स्लैग। जो दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल जो इक्वल टू टाइप के लिए हैं, उनके लिए 2 आर्टिफिशियल मान लें मैक्सिमम, तो 4 वेरिएबल हो गए एडिशनल। और जो लेस देन टाइप का है उसके लिए भी अगर हम मान लें कि उसका राइट साइड माइनस है, तो मैक्सिमम उसमें 2 आएंगे, तो 6 हो जाएंगे, और 6 5 11 बनते हैं। तो इस तरह से अगर आप सारे इन्स आउट देखें तो शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स होंगे इन द फेज 1 ऑफ द LPP 12 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। अधिक से अधिक 12 लेके आप बना 12 आपको जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वह था 12। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर था फर्स्ट कि मैक्सिमम एज 12। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि एक सर्कुलर पार्क है जो कि 2 मीटर के, एक सर्कुलर पार्क है, हैज 2 मीटर वाइड सर्कुलर रोड। पार्क के बाहर एक 2 मीटर चौड़ा सर्कुलर रोड है। मीन्स एक पार्क है सर्कुलर, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा सर्कुलर रोड है। अब पूछा गया था कि ये जो पार्क है यह कॉन्वेक्स फिगर है, ये सर्कुलर रोड जो है ये कॉन्वेक्स फिगर है। इसी पे कुछ क्वेश्चन बना था।
तो रोड इज कॉन्वेक्स फिगर, रोड में आप कहा गया रोड इज कॉन्वेक्स फिगर, ओके। हम 2 पॉइंट ले लिए, मिला दिए, तो हमारा ये जो लाइन सेगमेंट है ये उसी रोड पे ही है। बट अगर हमने यहाँ 2 पॉइंट लिया और इसको मिला दिया तो हमारा लाइन सेगमेंट उसी रीजन में बिलोंग नहीं कर रहा है, लिहाजा रोड इज कॉन्वेक्स फिगर, ये स्टेटमेंट गलत है। हमको क्या देखना है इसमें कि कंसीडर कि हमें कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अ पार्क इज कॉन्वेक्स फिगर, यस, पार्क में आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स है, तो ये सही है। तीसरा था कि नाइदर रोड नॉर कॉन्वेक्स पार्क इज कॉन्वेक्स, हाँ ये भी गलत है। और सर्कुलर रोड ये भी गलत है। अब अगर आए आप देखा जाए इसका एनालिसिस देखें कि आप लोगों जो 73 रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए उसमें से कितने रिस्पॉन्सेज सही लगे थे, ये भी देख लेना एनालिसिस करते समय आवश्यक है, क्योंकि ये बताता है कि आप कितना अटेंटिव थे, या बहुत सारी सूचनाएं देता है आपके हेल्प के लिए। तो हम इसके लिए हम चलते हैं रिस्पॉन्सेज में। रिस्पॉन्सेज में अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 रिस्पॉन्सेज की बजाय यहां देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द LPP हैज ग्राफिकल सॉल्यूशन, which of the following statement is not true? Transportation problem, following transportation problem origin, there was somewhere it was mentioned, मैं भूल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। एनीवे हम आएंगे बाद में, या हम क्लास में डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन कंपैरिजन टू द मेडिक वीडियो ऑन द एनालिसिस। थर्ड क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को देखना जरूर है, और मैं इस पे अदर यूजर्स को भी, या जो दूसरे लोग भी अगर देखते हैं तो क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो है और इसमें कोई भी फ्लॉ देखते हैं तो मुझे बताएं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन सेल्फ मेड थे और आप नेट पे खोज डालोगे नहीं मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द LPP देश, ओके। तो इसमें क्या था, अगर इस क्वेश्चन को पूरा देखना है तो मुझे ये चीज थोड़ा मैं इसे बाहर करता हूं, तो ये क्वेश्चन देखा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द LPP मैक्सिमम ऑफ दिस विथ कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट दिए गए थे। कहा गया था कि प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन, नंबर 1, प्रॉब्लम हैज फिजिबल रीजन, नंबर 2, feasible region is unbounded, number 3, and LPP has no solution. मैक्सिमम आउट ऑफ 74 मुझे लगता है कि 60% लोगों ने इस क्वेश्चन में अपना मतलब कंफ्यूजन उनको लगा, और 60% लोगों ने वोट किया कि प्रॉब्लम LPP हैज नो सॉल्यूशन, ओके। ये प्रॉब्लम क्या था कि अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ, इस LPP का अगर हम ग्राफ ड्रॉप करें तो जो पहला कांस्टेंट है वह है x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 की ये लाइन है। मेरी ये ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, आप इसे कर्व मत समझिएगा। और ये कह रहा है कि this must be, my region is in this side. The second constant है 3x plus 2y less than -3। अब अगर हम इसकी लाइन को ड्रॉ करें तो अगर हम x is equals to 0 ले लें, या पहले y is equals to 0 ले लेते हैं, तो x is equals to -1, x is equals to -1. So x is equals to -1 and 0, it will be somewhere here, roughly. And if we take y is equals to, अब ये पॉइंट यहाँ है, तो या तो इधर कट करके जाएगा या तो इधर से कट करके जाएगा, और y एक्सिस को हम इसमें y की एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, y is equals to
माइनस x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 लेने पर y इज इक्वल्स टू -3/2, तो ये कहीं इधर से जाएगा। हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि रीजन इसके नीचे है। अब अगर आप इसको इधर बढ़ाएं, जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने करके दिया था, हाँ, अगर आप इसे ठीक से ड्रॉ करें तो ये लोअर साइड, ये अपर साइड, यहाँ पे एक कॉमन रीजन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर x और y ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए ये रीजन को हम फिजिबल रीजन तो नहीं बोलेंगे, और इसमें जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है x y के, यह इसके फिजिबल सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे, हालांकि ये कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे। और जो आपको डिफिनीशन बताई गई है एलपीपी में सॉल्यूशन क्या, वो डिफिनीशन कहता है कि एनी सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच सेटिस्फाई द रीजन bounded by constraints is called solution, and if all are greater than 0, then it is called solution of the LPP. It may be maxima, it may be minima, it depends on what objective function you have. लेकिन हमारा यहाँ केवल मोटिव ये था आपसे जानने का कि क्या आप इस सॉल्यूशन के डिफिनीशन को जान रहे हैं कि नहीं, जो आपको बताया गया था। और इसी की वजह से सारे लोग कंफ्यूज हुए। सारे लोगों ने समझा कि केवल दो लोगों ने, चाहे वो भगवान का नाम लेकर के लगाया हो ऑप्शन या जैसे भी हो, केवल दो लोगों ने सही आंसर किया है इसको कि प्रॉब्लम है सॉल्यूशन। आई डोंट नो हाउ दे विल रिकॉल देयर मेमोरी। तो हम इसे भी क्लियर करते हैं सभी ड्राइंग्स को अपने, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि this one, the feasible region of the LPP with constraint this and this and this has its shape as trapezium, quadrilateral, rhombus and triangle. तो अगर आप इनके बनाएंगे तो मुझे लगता है कि इस पे किसी को कंफ्यूजन नहीं था इस फिगर को समझने में। हाँ, तो इस फिगर के लिए मैं फिर से ड्राइंग कर रहा हूं कि ये कैसे कहा गया था। हाँ, तो इसके लिए कहा गया था कि एक आपका फिगर कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, फिर से मैं माउस लूं तब फिर मैं उस पर पहुंच पाऊंगा। ओके, सो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन दिस वन। ओके, सो लेट्स मेक अ फिगर। सो it is x, it is y. First one was 2x plus y. So here it is 30. Suppose this is 30. And if we put x is equals to 0, then it is 15. 15. And this is the line segment, first one. And it is saying that your feasible region is upper side. The next one is saying that your feasible region is lower side, and this equation is, if you put y is equals to 0, then it is 20. So somewhere here, and if you put y is equals to 0, then x is equals to 0, then it is 30 somewhere here, and it is less than, and this is greater than. This one is greater than, this one is less than, and then, okay, this one is also less than, sorry. So now the common figure is this one till the time. Again, this last equation says 60, 60, and now this one, this is a redundant equation or constant, because ये रहे चाहे न रहे आपके फिजिबल रीजन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब आपका फिजिबल रीजन क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और मुझे लगता है कि, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस पे मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज सही आई हैं इस क्वेश्चन को करने में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमम, yes, the graphical solution of LPP, this one, such that this is this. आपको एक
एलपीपी दे दिया गया था और कहा गया था कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बता दीजिए। ठीक है, तो अमूमन ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें भी बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। एक्चुअली ये पॉइंट फिजिबल रीजन बन रहा था। हाँ, एक रीजन आपका कह रहा है कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 2, so if you put x is equals to 0 then y is equals to minus 2 here, and if you put y is equals to 0 then x is equals to 2 here. So this is your line which is creating two half plane, and you are interested in the half plane on the upper side. Okay, so your half plane is not in upper side. Whether you are seeing this side or this side in this question, in this constant, ये ग्रेटर देन 2 कह रहा है। अब हम ग्रेटर देन 2, ये हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है, क्योंकि जब हमने इसमें y इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू 2 मिला। जब वो अपने x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 मिला। सो दिस लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब अगर हमें सर्च करना है कि किस हिस्से में कौन सा हाफ प्लेन हमारा x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें ओरिजिन की वैल्यू रखा और देखा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सो अगर सेटिस्फाई हो रहा होगा तो ऊपर का हम मान लेंगे। तो मैंने x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो मिला क्या कि 0 इज ग्रेटर देन 2, इट मींस इट इज नॉट करेक्ट। सो हमारा रीजन, रिक्वायर्ड रीजन लोअर साइड में है। अब लोअर साइड में वो रीजन जो कि कांस्टेंट को, नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करेगा, वो ये है। और दूसरा कांस्टेंट था कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। तो अब हमें इससे निकालना था लाइन, ये लाइन यहां से जाएगी। अगर आप y इज इक्वल्स टू 4 करें तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका और x एक्सिस का, यहीं से ये लाइन गुजर रही है। इसका भी x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। अब y की देखने के लिए x बराबर 0 रख दिया तो ये चला गया 4। और इस तरह से ये हमारी सेकेंड लाइन थी। अब हमारा रीजन है लेस देन इक्वल टू 4, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, फिर जानने के लिए आप ओरिजिन की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन 4, इसका मतलब कि रिक्वायर्ड रीजन दिस साइड में है। तो यह भी हमारा है। अब ये दोनों फिजिबल रीजन कहां पे मिलेगा, इस पॉइंट पर। इसी से इसमें जो सॉल्यूशन था, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, वह हमारा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था कि x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 0। इस पे भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ था। हम क्लास में बताएंगे, पूरा का पूरा डेटा आपको देंगे कि कितने लोगों को डिफिकल्टी लगी थी इस पे, हर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन की, which of the following statement is incorrect for LPP, minimize W is equals to this such that this and this where x, y, z are non-negative। तो ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन था, 3 डिसीजन वेरिएबल थे। तो अब हम ग्राफ से इसको तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सेकेंड इटरेशन, पहली चीज हम क्लियर करना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने बुक देखा और नेट देखा और उसके बाद बताया कि जो पहला सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं उसको कहते हैं 0 इटरेशन, जो उसके बाद बनाते हैं सिंप्लेक्स टेबल उसको फर्स्ट इटरेशन। लेकिन चूंकि मैंने आपको पढ़ाते समय कभी भी वो स्टैंडर्ड, अगर वो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है तो हमने कभी यूज नहीं किया था। हमने आपको हमेशा बताया कि जब हम इनिशियल सॉल्यूशन का टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट टेबल, नेक्स्ट जब इटरेशन पे जाते हैं तो सेकेंड टेबल, लाइक दैट। तो हम उसी तरह से इस क्वेश्चन को फ्रेम किए थे और उसी तरह से इस क्वेश्चन को इवेल्युएट भी कर रहे हैं। हमने कभी भी आपको कोई स्टैंडर्डाइज इटरेशन टेबल का जिक्र नहीं किया था ड्यूरिंग माय टीचिंग। अगर ऐसा है तो हम फ्यूचर में ख्याल रखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इसे सही नहीं किया था, दे सर्च द नेट एंड दे
find where is the lacuna in the problem. But I am clear that I taught in the way which I taught you, I am evaluating my question. So which of the following statement is incorrect? In second iteration, y will incoming variable. इसका कास्ट फंक्शन देखिए, इसके कास्ट फंक्शन में चूंकि ये मिनिमाइजेशन है, तो जब आप एलपीपी पे सॉल्व करेंगे तो इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे और इसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो x का कोफिशिएंट प्लस हो जाएगा, y का कोफिशिएंट सब प्लस हो जाएंगे, और जब इसका जेड माइनस सीजे निकालेंगे तो -9 आएगा y के करस्पॉन्डिंग, सेकेंड वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आपके इटरेशन टेबल में। अब इसका मतलब हुआ कि y आपका वेरिएबल क्या करेगा, इन करेगा बेसिस में, और इसके जगह पे कोई निकलेगा। अब आपके बेसिस में फर्स्ट स्टेज पे है क्या, न तो x है, न तो y है, न तो z है कोई आपके स्लैक वेरिएबल। तो जो भी स्लैक वेरिएबल एक पहले इस कांस्टेंट का, एक दूसरे कांस्टेंट का स्लैक वेरिएबल होगा। अब इसी में से कोई निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन कहा गया था कि इन सेकंड इटरेशन जेड माइनस सीजे वेरिएबल इज 12.5। हाँ, तो ये टेबल अगर आप देखें इसका, इसके बाद जब आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन आउटगोइंग है, तो फिर से आप एक नया टेबल बना रहे होंगे। और उस समय पूछा गया है कि सेकंड में जेड माइनस सीजे जेड के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है। इसका मतलब है कि जेड जो है इनकमिंग बेसिस में नहीं गया था। इन सेकेंड इटरेशन स्लैक वेरिएबल ऑफ द फर्स्ट कांस्टेंट विल बिकम नॉन बेसिक। किसका नॉन बेसिक बन जाएगा, जब आप y को इंसर्ट करेंगे तो निकलेगा कौन, किसका स्लैक निकलेगा, पहले का कि दूसरे का। तो आप यहां से तय कर सकते हैं कि y जब आ रहा है तो कांस्टेंट में जाइए, y का कोफिशिएंट है 2, यहां पर दूसरे में भी है y का कोफिशिएंट 2। तो जब आप xbi अपॉन yij से डिवाइड करेंगे मींस 9/2 और हियर 15/2, तो आपका मिनिमम 9/2 आ जाएगा, और इस तरह से फर्स्ट का कांस्टेंट का बाहर जाएगा। Okay, so the second iteration, the value of this will be non-basic. For an optimum solution, we need 3 simplex iterations. I think इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा गलत है। तो इनकमिंग वेरिएबल y होगा, ये भी सही था। ये जेड माइनस सीजे का 12.5 होगा, ये भी आप निकालेंगे तो सही पाएंगे। लेकिन सेकेंड इटरेशन में ही, सेकेंड टेबल जब ही बनाते हैं, आप ऑप्टिमम पा जा रहे हैं। इसलिए 3 इटरेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चन में ये ऑप्शन रॉन्ग था। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ऑफ फॉलोइंग टीपी बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड लोवेस्ट कास्ट एंट्री मेथड। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, और मैंने आपको पहले ही टेस्ट के बता दिया था कि मेरे कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, कुछ 2 नंबर के हैं, कुछ 1 नंबर के हैं। तो अगर आपने 1 नंबर के क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दिया और 5 नंबर के क्वेश्चन को सोचा कि लास्ट में करेंगे, या आपने देखा नहीं, तो हो सकता है कि टाइम की कांस्टेंट आपको परेशान किया हो। कुछ लोगों का रिजल्ट से मैंने देखा, जो हमारे क्लास में जो सबसे तेज माने जाते हैं, उनका मार्क्स बहुत पुअर आया है। So it was the strategic management problem of that student. अब इसमें नॉर्थ वेस्ट कहा गया है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम दे रहे हो, तो अब आप कॉपी कागज लेकर के टेबल बनाओगे तब तो आपका टाइम निकल जाएगा। पहला है कि आपको इसमें अलॉटमेंट तो करना है, नॉर्थ वेस्ट में है, कितना करना है, तो 5 करना है। कागज पे लिखा कास्ट बराबर 5 × 19, ये कॉलम खत्म। फिर से कागज पे लिखा नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे होगी, यहाँ पे कितनी एंट्री होगी, तो 2 की अवेलेबिलिटी है कंपनी के पास, 8 की डिमांड है, तो यहाँ की 2 होगी, 30 × 2, और इस तरह से आपको कास्ट का एक इक्वेशन तुरंत मिल जाता। मुश्किल से ये 1.5 मिनट का क्वेश्चन था, कास्ट निकालना बाई LW मेथड। इसके बाद हमको लिस्ट कास्ट एंट्री मेथड में जाना था, तो मिनिमम कास्ट देखते 8 में हम 18 डिमांड है, 8 डिमांड है, 18 की रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी है, हमने 8 दे दिया, लिख लिया कास्ट 8 × 8, कॉलम खत्म, नेक्स्ट खोजा। ये हार्डली आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लेता, लेकिन अगर आप बनाओगे टेबल और सॉल्व करने लगोगे
देन इट मे किल योर टाइम। और इसमें 201 करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, which of the following statement is not true for a standard transportation problem with 3 origin and 4 destination? Standard transportation problem means it is balanced means requirement and availability both are same. So which of the is not? There will be 12 decision variables in LPP of transportation problem. No doubt 4x3, 3x4 का आपका मैट्रिक्स है ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स, तो 12 डिसीजन वेरिएबल आपको लेने होंगे। xij, I goes from 1 to 3, j goes from 1 to 4. The number of constraints in LPP of TP has 7 constraints. अब constraints कितने होंगे? तो जब आप जोड़ोगे xij रो के करेस्पॉन्डिंग, तो 3 कांस्टेंट बने गए और इनकी राइट इक्वलिटी वैल्यू आपके अवेलेबिलिटी के बराबर होगी करेस्पॉन्डिंग। और इसी तरह से डिमांड के लिए भी 4 बनेंगे, तो कुल 7 बने। लेकिन एक कांस्टेंट आपके पास और भी है, समेशन AI मींस अवेलेबिलिटी का सम और डिमांड का सम ये बराबर है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे पास अवेलेबल कांस्टेंट 8 है, न कि 7। नेक्स्ट था कि नन ऑफ द कांस्टेंट क्रिएट्स ए हाफ प्लेन। चूंकि हमारे इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सारे के सारे कांस्टेंट इक्वल टू टाइप के हैं। हाफ प्लेन कब क्रिएट होता है? जब आपका कांस्टेंट या तो लेस देन इक्वल टू टाइप का हो या ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का हो। हाँ, इक्वल टू टाइप के कांस्टेंट प्लेन नहीं क्रिएट करेंगे, हमेशा लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन देंगे। हाँ, ठीक है, या 3 डायमेंशनल प्लेन में एक स्लाइस बना देंगे अगर 3 डायमेंशनल प्लेन है तो। ठीक है, तो इस केस में ये थर्ड ऑप्शन कि नन ऑफ द कांस्टेंट क्रिएट ए हाफ प्लेन, ये सही था। द नेट इवैल्यूएशन आर कैलकुलेटेड फॉर नॉन बेसिक सेल्स, एकदम सही है। हम ZJ माइनस CJ ट्रांसपोर्टेशन में भी जब करते हैं तो नॉन बेसिक सेल के लिए। तो गलत क्या था? ये सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टेबल दिया गया था और इसमें आपको चेक करना था ऑप्टिमलिटी। आपको ये एलोकेटेड सेल्स बता दिए गए थे और आपको UI स्टार्टिंग भी दे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था और मुश्किल से आपको इनकी वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे आप अगर वैल्यू निकालते तो आप यहाँ पर लिख देते ये आपका 0 है, ठीक है, और ये बेसिक सेल के करेस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं तो यहाँ पर 1 और 1, सॉरी हियर इट इज 1। नाउ जब आपका ये 1 हो गया, UI प्लस VJ इज इक्वल्स टू CIJ, तो यहाँ पे आप 4 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एलोकेटेड सेल है, CIJ 5 है, ये हमारा 1 आ गया तो ये 4 होगा, देन 5। अब ये 4 हो गया, ये 2 है तो यहां पर भी आप -2। हाँ, ये 3 है, ये 0 है तो यहाँ पर 3, ये 7 है, ये 3 है, यहाँ पर 4। ठीक है, ये 4 है, ये 10 है तो यहाँ पे अब आप निकाल सकते हो 6। अब आपको निकालना था ZJ माइनस CJ या नेट इवैल्यूएशन, वो कैसे निकलता है? तो उसके लिए है CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो जब आप यहाँ पे CIJ की वैल्यू है 6 और इस सेल में अब 6 में से UI प्लस VJ, UI इसका 6 0, VJ 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अगर मैं इसे ब्रैकेट में लिख दूं नेट इवैल्यूएशन को तो 0। हाँ, इसी तरह से आप सारे निकाल सकते हैं। अब इसमें पूछा क्या गया था? तो जो पूछा गया था उसके लिए हम नीचे चलते हैं। पहला था कि द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेट इवैल्यूएशन इज 11। कहा गया था कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 11 है। ये आपको चेक करना था
अब 11 तो अगर ये ऑप्टिमम है तो 11 होने का सवाल ही नहीं उठता है। 30 तो यही हो जाएगा, 30 into 1 कास्ट इसका, तो ये गलत होता। द सोल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नेट इवैल्यूएशन इज 1। अभी अब हमने यही निकाला, नेट इवैल्यूएशन की वैल्यू 0 आया, तो मिनिमम वैल्यू तो 1 नहीं होगा। द सोल्यूशन minimum value of net evaluation, the solution is optimum and minimum value of net evaluation is 0. So the minimum value of net evaluation is 0. I think this key should be changed here, okay? Kyunki the minimum solution of the optimum is minimum and the minimum value of the evaluation is 0. This one is correct. The cost of no, इसमें पूछना था, गलत बताना था, okay. Cost of TP is this much, yes, ये भी सही है, हाँ. The optimum solution and maximum value of net evaluation, okay, net evaluation, not the cost. Optimum, the solution is optimum as maximum value of the net evaluation is 11. Okay, ये जो हमने अभी 0 निकाला था, ये कहा गया है कि अगर आप सबका निकालोगे तो 11 मैक्सिमम आएगा, वो सही है, हाँ ठीक है। मिनिमम 0 आएगा, ये भी सही है, लेकिन मिनिमम 1 आएगा, ये गलत है। इसकी कास्ट 1160 आएगी। ये क्वेश्चन कम से कम 6 मिनट मैक्सिमम लेगा। बाकी जो हमारे ऑप्शंस थे वो कोई 60 सेकेंड, कोई 40 सेकेंड, कोई 60 सेकेंड, लाइक दैट क्वेश्चंस थे। आखिरी क्वेश्चन ये थोड़ा सा मैंने कोर्स से हटके दिया था, और इसलिए दिया था कि देखें कि आप अपने जो क्वेश्चंस पढ़ के आए हैं उसमें कितना फ्रीक्वेंट है। हाँ, इसी से ये आपका 20 नंबर का टेस्ट था। मैंने 1 नंबर का एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ लिया था कि if a constant is multiplied to each value of a data set, then number 1, old mean will be multiplied by that constant to get new mean. अगर नए डेटा सेट का मीन पाना है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड डेटा सेट का जो मीन था उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड कंडीशन दी गई थी कि ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट टू गेट द न्यू एसडी। और हम लोग जानते हैं कि मीन और वेरिएंस अफेक्टेड होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी अफेक्टेड होगा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से, और यहाँ पे चेंज किया जा रहा है स्केल। अब इसमें क्वेश्चन था A is true but B is false। आपसे पूछा क्या गया था, which is always correct। So A is true, B is false, A is false, B is true, A is true, B is true, A is false, B is false। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, ऑप्शंस जो आया इसमें वो आया था A is true, B is true। No doubt it was true, but it is not always true। It depends on the constant, whether the constant which you are multiplying is positive or negative। If it is positive, then A is true, B is true। But if it is negative, then what? In standard deviation, we multiplied modulus of that one. And so, this statement was not always correct। A is true and B is true, okay? But A is true, B is false, it is always correct, or it may be always correct। Means हम B के लिए तो नहीं कुछ कभी कंफर्म है, हमेशा सही होगा, हाँ, लेकिन A हमेशा सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन A दिया गया था। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अभी इस पे और डिस्कशन चाहते हैं तो हम आपसे करने को तैयार हैं। और उन सभी लोगों को बधाइयाँ जिन्होंने 16 नंबर गेन किया हुआ है। और टाइम की बात आप लोगों ने करी थी, नो डाउट टाइम वाज टाइट बट इट वाज नॉट इनसफिशिएंट, क्योंकि आप ही के मित्र लोगों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है और
मैक्सिमम नंबर भी गेन किए हैं, 16-17 नंबर हाईएस्ट गया है आउट ऑफ 21. Okay, so thanks for seeing this video and getting the clarification. I still invite comments and suggestions. Thank you very much to all my students as well as the viewers.